पुल निर्माण संघर्ष समिति ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। 2018 में सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था। उसके बाद हमारे अजीजों ने भी पुल निर्माण संघर्ष समिति गठन किया है और खासकर महानंदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों की जो लड़ाई है इस वक्त पूरे अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में जितनी घनी नदियां बहती हैं, चाहे वो डोक हो, आप देख रहे हैं, चाहे वो महानंदा हो, चाहे कनकई हो, चाहे मेची हो, परमान हो, बकरा हो, इन तमाम तर नदियों पर हम लोग का मुतालबा है कि महानंदा के हर 10 किलोमीटर पर पुल बने और छोटी नदियों के हर 5 किलोमीटर पर पुल बने। उसकी तायद हम लोग करते हैं। हम पुल निर्माण संघर्ष समिति के एक साथी को आवाज दे रहे हैं, उनमें से कोई एक साहब आ जाए और अपनी तर्जुमानी पेश करें। नहीं, जो सज्जाद साहब है, तर्जुमान है, बात करें। मैं माइक पर बोलने की ज्यादा आदत है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही बातें बताऊंगा क्योंकि हमारे बिहार में आए हुए हमारे सीमांचल दौरा में अवैसी साहब, हमारे अख्तर साहब, एमआईएम साहब, सभी और उनके सही के आशिकों को खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत कम समय में कम बातों को से आपको अधिक से अधिक हमारे इलाके की समस्या आप सबों को बताने जा रहा हूँ कि महानंदा पुल खड़खड़ी भरीवली की लड़ाई 2013 से हम लोग लड़ते आ रहा है और बिहार सरकार ने कई बार वादा किया, लेकिन ये पुल नहीं बनाता है। ये पुल बन जाएगा कि तो 1.5 लाख की आबादी रोजगार, शिक्षा आदि से संबंधित हमारे जिला मुख्यालय से जुड़ पाएंगे। 21 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर से बच जाएंगे और जिससे हमारा आर्थिक स्थिति भी बच जाएगा। यहाँ इलाका खुशहाल होने की संभावना है। हमारे अवैसी साहब, सदर साहब, हम सब पुल निर्माण संघर्ष कमेटी और यहाँ पर जितने भी उनके आशिक आए हैं, चाहने वाले आए हैं, आप सबों का हम लोग खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे देश, इंटरनेशनल पूरी देश तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे और यहाँ से दिल्ली तक गुंजाने का काम करेंगे सर। क्योंकि बोलने और करने में कुछ अलग होता है, लेकिन हम लोग का आवाज जो भी हमारे जो मूल समस्या है, उस समस्याओं की आवाज उठाने के लिए कोई भी नेता आते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। हमारी कल्चर है, यह हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति का हम लोग खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। महानंदा पुल खड़खड़ी भरीवली की लड़ाई पटना से लेकर दिल्ली तक अब गुंजेगी और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक ये पुल नहीं बन जाता है। डोक नदी में भी इस पुल की जरूरत है, लेकिन हम लोग, आप लोग भी हमारे जब यहाँ पर लड़ाई का आगाज करते हैं, आते हैं, रोजगार करते हैं, आप लोग सहयोग करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे उम्मीद है। जिला में जो पिछले बार हम लोग यहाँ पर रोड काम किए थे तो जिला पदाधिकारी की गठित टीम के द्वारा लिखित आवेदन और आश्वासन के बाद हम लोग रोड को खाली कराए थे। मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ मैं इस बार जिला पदाधिकारी के पत्र 1232 समथिंग में भूल रहा हूँ अभी के द्वारा डीपीआर नजरी नक्शा बना के जो है जिला मुख्यालय से पटना विभाग और मुख्य आयोजक में भेज दिया गया है। आप लोग जो है वहाँ से सरकार की सकारात्मक पहल से पुल बनेगी, लेकिन ये पुल हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। और यहाँ पर अभी जो सर का बहुत खैर मकदम करता है, स्वागत करते हैं। आप इसी तरह पूरे देश में जो है लोगों की समस्या को गूंजते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारे पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के जो एक सदस्य है फैजान साहब, वो भी आएंगे और पुल से संबंधित बात बताएंगे। सरकार हम लोग आभारी रहेंगे, हमारी आवाज यहाँ से दिल्ली तक अब गूंजेगी और देखना चाहते हैं सरकार के बाजुओं में कितना दम है और हमारी आम जनता की लड़ाई और संघर्ष टीम में कितना दम है। आप प्लीज भाई यहाँ पर है तो मीडिया वाला आप लोग सुन लीजिए। प्लीज भाई, आप जिस तरह का जो न्यूज चलाते रहते हैं ना, तो न्यूज चलाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है जनता की समस्या और खड़खड़ी भरीवली को राजनीतिक इतना आप लोग जो है नहीं दीजिएगा। आप भी जो है, हम जानते हैं, समझते हैं, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन, राजनीति और रणनीति सब जानते हैं। आज के बाद महानंदा पुल खड़खड़ी भरीवली से संबंधित आप राजनीतिक नहीं करेंगे, यहाँ से मैं आपको अलर्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान भाइयों। आप सब जैसा जानते हैं कि हमारे इस इलाके का जो बर्निंग सबसे बड़ा इश्यूज है वो है महानंदा पुल खड़खड़ी भरीवली। आज इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और हमारी इस लड़ाई में जो भी पैदल यात्रा करेगा वो शामिल है। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब ने बता दिया है कि हम 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करके नाव पर भी नहीं चढ़े और नदी खड़ी पार होकर ये बताएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि हम इस लड़ाई के साथ हैं। हम सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते और यहाँ के इलाके के नौजवानों की तरफ से हम सर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा ये इलाका बहुत ही पिछड़ा है सर। हम सर 2 मिनट आप टाइम दिए हैं, मैं 1 मिनट में अपनी बातों को रखकर खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है सर, एक बैंक से मोहताज है, एक ATM से मोहताज है,
है, कॉलेज से मोहताज है, एक ATM और जो बैंक कॉलेज है, हॉस्पिटल इससे मोहताज है। सर आप हमसे 2 मिनट दिए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आप जैसे लोग जब हमारे इस इलाके में आते हैं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहकर गए थे कि हम रेलवे स्टेशन बना देंगे, लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जब हमारे डिप्टी CM है वो ठाकुरगंज की सरजमीन पर ये कहे थे कि हम सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिर्फ आज एक MLA बच गया, आप उनसे सवाल डालते हैं, जबकि वो विपक्ष में है। विपक्ष में अगर हमारा अमित शाह भी हमारे सामने आएगा हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे अब्दुल ईमान साहब हमारे इस आवाज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से हमारा शाना बशाना खड़ा हुए हैं, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग पॉलिटिकल आपको यहाँ क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लोकसभा चुनाव लड़ना होता तो 4 जगह और जाकर के अपना मन सजा लेता, लेकिन आज महानंदा पुल खरखड़ी भेरभेरी की लड़ाई लड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ पर आए हैं, हम उनका तहे दिल से इस इलाके के लोग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु सभी स्वागत करते हैं। अगर कोई गुस्सा किए तो हमारी बातों से माफ कीजिएगा। सर के लिए एक शेर बोलना चाहेंगे कि सर नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़ानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2 बजे मंच छोड़ना है, 10 मिनट प्रेस के लोगों से बात करनी है। हम ये जानते हैं कि इस वक्त सीमांचल में अपने मसाइल के लड़ने के लिए नौजवानों में एक इनकलाब पैदा हुआ है, और ये इनकलाब में अगर इस चिंगारी को किसी ने हवा देने का काम किया है तो यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम कोई फरामोश नहीं कर सकता है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। और इस वक्त हमारी ख्वाहिश थी कि पुल निर्माण संघर्ष समिति के और उस पार के इस पार के, मैं जानता हूं कि डूब की वजह से उस सरकार के लोगों को कितनी परेशानी होती है, और महानंदा में पुल नहीं बनने से चूंकि दुकानदार अभी बाकी देने पर तैयार नहीं है, हम लोग ढाला मांगने लगे हैं। कोई कह रहे हैं कि निचितपुर में बने, कोई कह रहे हैं कि भेरभरी में बने, कोई कह रहे हैं कि भंकरद्वारी में बने। हम लोग तो इस बात की तायद करने के लिए उठे हैं कि इन तमाम तर जगहों पर पुल का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों का ये भी मामला है कि 2 गच्छी से डेरामारी, बालूबाड़ी से घोड़ामारा, गुरुमारा पुल निर्माण वहां पर भी होना चाहिए, जरूरी है हम लोगों के लिए। हम इस वक्त बिहार के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब को 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं। वक्त की तंगी है, हम अजीज से गुजारिश करते हैं कि इसका ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये संघर्ष में आज आपने देखा कि किस तरीके से 5 किलोमीटर से भी ज्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच आए और आपके लिए आए हैं। ये सीमांचल की लड़ाई हमारी लड़ाई है। ये हम खुशनसीब हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लीडर आज हमारे साथ हर जद्दोजहद में। 2016 में बाढ़ आया तो कौन थे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब रिलीफ भेजे। 2017 में जब जबरदस्त बाढ़ आया तो अगर मेडिकल टीम आई तो हैदराबाद से ओवैसी हॉस्पिटल की टीम आई। उसके बाद जब कोरोना में वेंटिलेटर आया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया तो वही हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। एयरपोर्ट का मामला बैरिस्टर साहब, हाईकोर्ट का मामला बैरिस्टर साहब, सीमांचल का मामला बैरिस्टर साहब, मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हुई बैरिस्टर साहब, ट्रिपल तलाक बैरिस्टर साहब, AMU बैरिस्टर साहब। किसी भी जुल्म का मामला होता है अगर सबसे पहले आवाज कोई उठता है तो वो बैरिस्टर साहब उठाते हैं। और बिहार में आप देखते हैं कि अख्तर ईमान साहब उठाते हैं। नौजवानों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर जाट, गुजर, मराठा संघर्ष करता है, चक्का जाम करता है, पटेल करता है गुजरात में, हरियाणा में जाट करता है, तो सीमांचल के नौजवानों आपको अपने लिए चक्का जाम या NH को करना पड़ेगा। तभी जो गूंगी बहरी पटना की सरकार है और दिल्ली की सरकार है उस बात को एहसास हो जाएगा कि सीमांचल जग चुका है और अपना हक लेके रहेंगे। बहुत हुआ हिस्से, बहुत हुआ झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सादारी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबुल वासनिक को बुलाएंगे कि बाबुल वासनिक जो शेड्यूल ट्राइब समाज के हमारे लीडर हैं यहाँ के, बाबुल वासनिक, बाबुल वासनिक। एक मिनट बताइए करिए। इस सभा में आए हुए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से आदाब और नमस्कार।
मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं और ये जो है ओबीसी साहब सब हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित सभी के लिए हक और अधिकार की बात करते हैं। इसलिए इस बार हम सभी आदिवासी समाज के लोगों ने इनका बहुत इनका आने वाला समय में हम लोग इसको बहुत यह कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला समय में इस बार हम लोग पूरी आदिवासी समाज के लोग इन बार उनको पूरे सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों और साथियों, सीमांचल में बसने वाले गयूर नौजवानों, किसान, मजदूर, हिंदू मुस्लिम साथियों, इस वक्त हम यहाँ पर जो मौजूद हैं और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अब की बार का जो दौरा हुआ है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर क्या किया था, समाधान यात्रा किया था। समाधान यात्रा, समाधान मतलब होता है मसाइल के हल करने का। हमारे मसाइल क्या है, दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन बेईमान हुक्मरानों को मालूम नहीं है। आजादी के वक्त सबसे इलाका हमारा खुशहाल था और आज ये इलाका बदहाल है। और मैं इस बात को बड़े तकरार के साथ कहता हूं कि जिस वक्त आजादी मिली थी ये इलाका खुशहाल था। बिहार के दूसरे जगह के लोग यहाँ कारोबार करने के लिए आते थे। हमारे सिख समुदाय के भाई शायद मेरी बात से कल रंजीदा हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सिख गयूर कौम है, मेहनती कौम है, जफाकश कौम है, किसी के सामने में अपनी गर्दन झुकाने वाली कौम नहीं है। इस इलाके में आकर उसने अगर ट्रांसपोर्ट का काम किया, हमें सिखाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सिख भाइयों ने लड़ाई लड़कर आज पंजाब को इतना मजबूत कर दिया है कि सीमांचल का आदमी मजदूरी के लिए वहां जाता है, आज पंजाब का भाई यहां मजदूरी करने के लिए नहीं आता है। हम उसकी इज्जत और तौकीर करते हैं। नौजवानों, जान रहे हो क्या हो रहा है? आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है तो सीमांचल में है। सबसे कम नौकरी में हिस्सेदारी है तो सीमांचल में है। सबसे ज्यादा बीमार कई लोग हैं तो सीमांचल में है। मुझे गम और सदमे के साथ कह लेने दो कि छोटे छोटे बच्चे मेरा जो ना चरस भांग के आदि भी हो गए हैं तो जहालत, गुर्बत, नाखानदगी की वजह से सीमांचल में है। बेटियों की, लड़कियों की ट्रैफिकिंग भी हो रही है तो सीमांचल के बारे में पटने का अखबार लिखता है। मेरे भाइयों, आज हमें नौकरी में कोई हिस्सा नहीं मिला, हमारी फसलों की कोई कीमत नहीं मिली। अभी जिस फिरवरी घाट को हम लोग पार करके आए हैं, आपने देखा होगा कि पिछले साल 3 मासूम बच्चे वहां डूब कर मरे हैं। वो कौन बच्चे थे? जिनका बाप दिल्ली से कमा के लाता है, पंजाब से कमा के लाता है और 100 में से 50 रुपए अपनी माँ, बूढ़ी माँ पर, बूढ़े बाप पर अपने बच्चों की परवरिश करता है। उसमें से 20 रुपए दिल्ली की सरकार मोदी को देता है और 30 रुपया नीतीश कुमार को देता है। इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठे हुए हमारा वोट लिया, सरकार बनाया। कांग्रेस के लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं कि इन 75 सालों में 56 साल तक आपकी हुकूमत रही, आपने हमारे क्या किया है? इंसाफ का दावा करने वाले नीतीश कुमार, जवाब दीजिए आप कि हमारे साथ कौन सा इंसाफ किया है? अगर एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज भी बनाया है तो ये आपने नहीं बनाया है। अलीगढ़ की तहरीक के लिए जब लोग सड़क पर उठे और कहा था कि अलीगढ़ के लिए जमीन नहीं दोगे तो तुमको पांव रखने की जमीन नहीं देंगे, पांव रखने की जमीन तलाश करते हुए तुमको भगाना पड़ा है। यह आपकी ताकत का अंदाजा है। कौन कहता है लड़ाई से पहले लड़ाई से कुछ नहीं मिलता? लड़ाई से कुछ मिला है। अलीगढ़ को तो जमीन मिल गई, डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार दिल्ली के साथ मिला हुआ रहा, लेकिन अलीगढ़ को जमीन नहीं दिलवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में फिक्र है उनको, विक्रमशिला के बारे में फिक्र है उनको, लेकिन यहाँ के बारे में कोई फिक्र नहीं है। आज 5000 बेड का वो बना रहा है हॉस्पिटल। किसको बना रहा है? पीएमसीएच को बना रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटने में, पीएमसीएच पटने में, आईजीएमएस पटने में, एम्स का ब्रांच भी आया तो उसे पटने में रख दिया। और आज अगर कुछ बना रहा है तो नालंदा को सजा रहा है और सीमांचल को उसने भुला दिया है। ये के साथ तरक्की है। मैं उनके दलालों से पूछना चाहता हूं, ये दलालों जवाब दो। चंद दिन की रोटी, इज्जत और शोहरत के लिए अपने समाज का सौदा मत करो। ये बताओ कि ये आज खरखड़ी से अगर पुल बन जाए, आज अगर खारूदो घाट में पुल जाए, निजितपुर में बन जाए, भंगरद्वारी में बन जाए, तो जानते हो 15 किलोमीटर किशनगंज की हमारी दूरी है, लेकिन पवा खाली होते हुए आज हमको 60 किलोमीटर और ठाकुरगंज होते हुए 75 किलोमीटर की रोज की दूरी तय करनी पड़ती है। उसके नतीजे में न जाने कितनी बच्चे हैं जो माँ के पेट में दम तोड़ गए हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। अभी फैजान कह रहे थे, हाजी महमूद साहब कहते हैं
हमारे भाई शहाबुद्दीन साहब अक्सर तस्करा करते हैं कि भाई हम लोगों के इलाके का जो मसला है उस मसाइल की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ सकता है। मैंने बैरिस्टर साहब से कहा कि आप आते हैं, शहरों में प्रोग्राम कर लेते हैं, यहाँ के लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत और एहतराम है, चलिए एक मरतबा के महानंदा के बीच में और मेची के बीच में लोगों की जिंदगी कैसी है उसको देख लीजिए। रास्ता दुश्वार है सर, रेत पर चलनी पड़ेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा मेरे भाई वहां पर लोगों की जिंदगियां गुजर रही है, मैं एक दिन के लिए नहीं जा सकता हूं, मैं जरूर जाऊंगा और उनकी मुसीबत को करीब से और वो आए। आज आपकी बेबसी और लाचारी को देखा। कल खारी और रसैली के घाट का दौरा किया है और धूल ऐसी थी कि आदमी आंधियों में गुम होकर रह जाता है। बेबसी देखिए है, लाचारी देखिए। हमारा जो मुतालबा है कि सिर्फ यही नहीं कि खरगड़ी भेरबड़ी का पुल बने, बल्कि इन 75 सालों ने दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने जो हमारा टैक्स लिया है, हमारे टैक्स का हिसाब दो। हम तुमसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, जो हमारा वाजिब हिस्सा होता है वो हिस्सा देने का काम करो। और हमारी नदियों पर पुल नहीं बनेगा, पटने में फलाइयों पर बनेगा, पटने में वहां पर गंगा नदी में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनेगा। कितने का पुल बनता है? 1000-2000 करोड़ का नहीं, 3-3 हजार करोड़ का पुल बनता है, 3,500 करोड़ का पुल बनता है। वहां मेरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, वहां पर फ्लाई ओवर बन रहा है, वहां जमीन के नीचे मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है। माल महाराज का मिर्जा खोले होली, सीमांचल का है पैसा और ऐश करेगा पटना, ये होने नहीं देंगे। सीमांचल का नौजवान हम अपनी लड़ाई लड़ करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। याद करो ढोक से उस पार के लोगों, कितने बच्चे हमारे पढ़ने आए थे डूब कर मरे हैं, उनके लाशों की कसम। जितने लोग महानंदा में डूब के मरे हैं, उन मासूमों के लाशों की कसम। जब तक दुनिया में कोई कौम लड़ती नहीं है उसको हिस्सा और हक नहीं मिलता है। यही लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने, हमारे बाप दादा ने क्या क्या सरकार बनाई। सरकार कांग्रेस की बनेगी तो उससे पुनर्बन बन जाएगी। 56 सालों तक उनकी सरकार बनती रही, वो मलाई खाते रहे, वो वजीर बनते रहे, उनका पेट्रोल पंप हुआ, उनके शहरों में मकान बनाया, लेकिन सीमांचल के मसले को हल करने के लिए किसी की जबान नहीं खुल सकी। वो लालू जी ने कहा माई का समीकरण मुस्लिम और यादव मिल जाओ हुकूमत करेंगे। यादवों को तो बहुत कुछ आपने दे दिया, लेकिन सीमांचल के यादवों को, सीमांचल के अखिलेश के लोगों को आपको याद नहीं रहा। आपका शहजादा भी आया था और कहा था तेजस्वी यादव ने, याद दिलाया अभी फैजान ने कि 2 वादे किए दोनों ने। यहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम वाले मामले में आए थे, सज्जाद ने भी गवाही दी है। यहीं पर कहा था नीतीश कुमार ने कि हम महानंदा पर पुल बनाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार अपना वादा याद करो, अगर पुल बनाने के लिए तैयार नहीं हो तो सीमांचल में पाँव रखने की तुमको इजाजत यहाँ की जनता नहीं देगी। तेजस्वी यादव याद करो, आपने कहा है कि 2020 के इलेक्शन में कहा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आपने कहा था हैदराबाद वाले भाई आए हैं, बिरयानी खिला दीजिए, चाय बागान की सैर करा दीजिए, इनको भेज दीजिए हैदराबाद, हमको वोट दीजिए, मुझको वोट दीजिएगा तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल तेजस्वी जी आपको नहीं, आपके पिता को भी याद नहीं था, उसके जहन में नहीं था। ये जुमला अगर किसी ने बताया तो 2015 में 16 अगस्त को उस तूफानी बारिश में यहाँ की गुर्बत के लिए किसी ने इलाज बताया तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सीमांचल का बच्चा वजीर बन जाएगा, तुम्हारे मसले का हल नहीं होगा। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। आज जब सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात आई है तो आज पटने में आकर रैली या पूर्णिया में रैली करते हो, बीजेपी का डर दिखाते हो। बीजेपी का डर दिखाना बंद कर दो। बीजेपी के लोगों ने हमारी गर्दनें काटी है, हमारी नस्लों को तबाह किया है, हम कभी उन्हें माफ करने वाले नहीं है। लेकिन जिसने हमें गरीब रखा, मजबूर रखा, कंगाल रखा, आज माँ मरती है, बेटा पंजाब में रोता है, मजदूरी है। 15 दिन की दुल्हनों को छोड़कर दूल्हा मजदूरी करने के लिए हरियाणा जा रहा है। मासूम बच्चे बाप के बिना बिगड़ रहे हैं। जिसने हमारे तरतीब के साथ ये जुल्म और नाइंसाफी किया है, हम ऐसे लोगों को भुलाने वाले तेजस्वी जी नहीं है। MIM लड़ती है इख्तियार की हवस के लिए नहीं, वजारत के लिए नहीं। अगर वजारत के लिए लड़ते तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बेहतरीन वजीर हो सकते थे, उससे बेहतर वजीर कौन हो सकता है। अगर वजारत के लिए लड़ते तो अख्तर ईमान के पास 1-2 बार नहीं 3-3 बार वजारत आए और अख्तर ईमान ने अपने पांव की जूते से उस कुर्सी को ठुकरा दिया कि मुझे वजारत नहीं चाहिए, सीमांचल के लोगों का हक और हुकूक चाहिए। मैं उसकी लड़ाई कर रहा हूं। इसी मेहनत के नतीजे में आपने 5 आदमी को जिताया था और 1.5 साल 2 साल में हुकूमत के सर पर नाक पर दम कर दिया था हम लोगों ने। उर्दू की बहाली क्यों नहीं हुई? अलीगढ़ को जमीन क्यों नहीं मिली? पूर्णिया को आप राजधानी क्यों नहीं बना रहे हो? पूर्णिया के एयरपोर्ट को जमीन क्यों नहीं दे रहे हो? जो लोग जमीन कब्जे गिर रहा है, जिनका
उनके घरों का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? 80,000 उर्दू टीचरों की बहाली क्यों नहीं कर रहे हो? मुसलमानों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जलालगढ़ से लेकर किशनगंज तक रेल लाइन क्यों नहीं बिछा रहे हो? एम्स का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अलीगढ़ को पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? ये बात जब करने लगे पेट में ऐठन होने लगी और हमारे 4 मीर जाफरों को इन लोगों ने खरीद लिया। मुझे आप पर बड़ा विश्वास और यकीन है कि बिकने वाले तो बिक गए। हाय रे सीमांचल की जनता, आपको मैं सलाम करता हूं कि आपने अपने जमीर का सौदा नहीं किया, बल्कि चट्टानी एकता के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए आप खड़े हैं। आज हम मुतालबा करते हैं कि जब तक हमारी नदियों पर पुल नहीं बन जाता है, जब तक हमारे देरीना मसाइल हल नहीं हो जाते हैं, जिस तरह से मोदी के कृषि कानून को बदलने के लिए दिल्ली की सरहदों में वहां के किसानों ने, पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े लोगों ने 13 महीना धरना दिया, 700 लाशें निकली हैं और उसके बाद मोदी को कदम हटाना पड़ा, पहाड़ को टलना पड़ा। आइए हमारा आप आहद करें कि हमारे अंदर में वो कुव्वत है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत है। हमें 13 महीना बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 दिन अगर हम बैठ गए, 700 लाश नहीं, अगर पहली लाश निकले तो अख्तरुल ईमान की लाश अगर निकल जाएगी, इंशाअल्लाह आपके मसले का हल हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, सीमांचल की गयूर अवाम जिंदाबाद, पुल संघर्ष समिति जिंदाबाद। हमारे टैक्स का हिस्सा देना होगा, हमारी नदियों पर पुल बनाना होगा, हमारे टैक्स का हिस्सा देना होगा, हमारी नदियों पर पुल बनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। अब मैं बगैर किसी ताखिर के और वक्त के मैं अपने हर दिल अजीज मकबूल और महबूब लीडर, भारत में मजलूमों, बेकसों, लाचारों और बेबसों की तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर सऊदी नबी साहब को आपके रूबरू इस शेर के साथ कहना चाहता हूं कि जब आप पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो यकीन है बहुत सारे लोग शेर को देखकर लोमड़ी की तरह दुम दबा लेते हैं। इसलिए मैं बड़े आरज़ू और मिन्नत से आपसे कहता हूं कि अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। आइए और खिताब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर बैठे हुए पुल निर्माण संघर्ष समिति के तमाम जिम्मेदारान, मोहतरम जनाब अख्तर साहब रुकन असम्बली, वो बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब यूथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर, मेरे तमाम मजलिस के साथी, रुफ़ा, कायदीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अभी आपने जनाब अख्तरुल ईमान और पुल निर्माण संघर्ष समिति के जिम्मेदारों से तफसीली बातचीत सुनी। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि मजलिस पार्टी पुल निर्माण संघर्ष समिति का जो सबसे बड़ा डिमांड है, उनका मुतालबा है कि महानंदा पर और डोब पर एक पुल को तामीर किया जाए। मैं इसकी तायीद करता हूं और इसीलिए आज हम खुद यहां पर आए इस बात को देखने के लिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बन चुका है, जहां पर बीजेपी वाले इस बात को बार बार जनता के सामने रखते हैं कि हम G20 का इजलास भारत में होने जा रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सब अगर सच है तो फिर आखिर 2023 में यहां की जनता को अपना एक जनाजा ले जाने के लिए कश्ती में क्यों ले जाना पड़ता है? गरीब आवाम को आखिर क्या वजह है कि आज भी यहां पर बैठकर लोग कश्ती में बैठकर दूसरी जानिब जाते हैं? आखिर क्यों ब्रिज और पुल तामीर नहीं किया जाता? और तामीर नहीं करने की वजह से जो 15 किलोमीटर का फासला है, गरीब आवाम को 70 किलोमीटर का फासला तय करके किशनगंज जाना पड़ता है। और सही कहा मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब ने कि इतना लंबा सफर तय करते करते
नहीं मालूम कितने लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, नहीं मालूम कितने लोगों को अस्पताल नहीं ले जाने से उनकी बीमारी में इजाफा हो गया होगा या फिर वो मौत की आगोश में पहुंच चुके होंगे। ये जुल्म है। और जब हम ये देखते हैं और पढ़ते हैं कि नालंदा जिले में नीतीश कुमार ने वहां पर महलात को तामीर कर दिया और सीमांचल की सरजमीन पर जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो उसको मुहैया करने में नाकाम साबित हो गए। जब हम ये पढ़ते हैं कि राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का पुल तामीर किया, यहां पर सीमांचल की सरजमीन पर 8-8, 9-9 साल से पुल की तामीर रुकी हुई है या फिर पुल को तामीर नहीं किया जाता। ये कौन सा इंसाफ है कि बिहार के एक हिस्से में तमाम विकास का काम होता है और सीमांचल को हमेशा उससे नाइंसाफी कर दी गई। मैं सीमांचल की जनता को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पास विकास इसलिए नहीं हुआ, आपको दबाया और कुचला इसलिए जा रहा है, ये मत समझिए कि मुकद्दर का फैसला है, बल्कि एक मंसूबाबंद साजिश के तौर पर हर वो सियासी लीडर, हर वो राजनेता, हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने साथ दिया, उन्होंने आपको पिछड़ा और पिछड़ा रख दिया। बरसों से यहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उनके साथ थी, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन, उन्होंने कहा था डबल इंजन उनके साथ था। ये कैसा डबल इंजन है जो एक पुल को तामीर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी जी को तलाक तलाक कह दिया और तेजस्वी के पास जाकर कहा कि आओ निकाह कर लेते हैं। उनसे निकाह कर लिया तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हम मट्ठी में चले जाएंगे मगर मोदी के करीब नहीं जाएंगे। उनको मट्ठी पसंद नहीं आई, मोदी के गोद में बैठकर फिर से चाय पीना शुरू कर दी और तेजस्वी को कहा तलाक तलाक तलाक। अब मोदी से नाराज हुए तो फिर इधर चले गए। माने नीतीश कुमार अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मंशे के मुताबिक और अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जाती लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सीमांचल को आप देख रहे हैं कि सीमांचल एक फुटबॉल बना हुआ है, एक फुटबॉल बना हुआ है। और जो सीमांचल के नेता हैं जिनको आप वोट डालकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, जब वो पटना और दिल्ली पहुंचते हैं तो ऐसा लग जाता है कि उनकी जबानों को लखवा हो जाता है, गूंगे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। जब चुनाव का मामला आता तो सीमांचल की तकलीफ याद आती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो पटना जाकर सीमांचल को भूल जाते हैं। मैं सीमांचल की जनता को ये पैगाम देने आया हूं कि कम से कम अब की बार आप ऐसे लोगों को अपना विधायक बनाइए, एमएलए बनाइए, सांसद बनाइए, जब वो पटना और दिल्ली पहुंचेंगे तब भी वो आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करके अपनी जबानों से आपके इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और याद रखिए कि सिर्फ पुल निर्माण संघर्ष समिति के लोग अगर आकर हमको बता देंगे हम उनके साथ आज घुटने बराबर पानी में चलकर आए, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला उस वक्त होगा जब सीमांचल की जनता मुत्तहिदा तौर पर अपने हर सियासी राजनेता से कहेगी कि वोट उसको मिलेगा जो सीमांचल से इंसाफ करेगा, तभी आपसे इंसाफ होगा। वरना याद रखिए आप सिर्फ थाली मारते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे, एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल बरसों गुजर चुके हैं मगर सीमांचल से इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप संजीदगी के साथ इन हमारी बातों पर गौर करिए। हम सियासत नहीं करने आए हैं। हमने जब बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की 2015 अगस्त में किशनगंज के उस मैदान में हमने जनसभा की थी। और जब हमारी जनसभा हो रही थी तो उससे एक दिन पहले इतनी बारिश हुई कि पूरा मैदान कीचड़ बन चुका था, मगर उसके बावजूद भी हमने
और आपने उस जनसभा को हजारों की तादाद में शिरकत करके कामयाब किया। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि हम सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि सिर्फ वोट लेकर जाकर आराम से विधानसभा या संसद में ना बैठ जाएं। हम सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं और उनको इंसानों की तरह देखने की जरूरत है, उनको वोट बैंक की तरह देखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी समुदाय से उनका ताल्लुक हो, किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो। ये बिहार प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, जिसको तमाम राजनेताओं ने, सियासी पार्टियों नजरअंदाज करके रख दिया। तो मजलिस सीमांचल की लड़ाई हमारे लिए एक इंसाफ की लड़ाई है, एक हक की लड़ाई है और इसमें आपसे हम फिर से अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पहले भी हमारा साथ दिए, अब भी हमारा साथ दीजिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। आप बताइए कि पूर्णिया एयरपोर्ट है, भारत के होम मिनिस्टर सीमांचल को आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं। वो एयरपोर्ट आज तक भी नहीं खुला। अमित शाह ने बोल दिया कि एयरपोर्ट खुल गया, कहां खुला एयरपोर्ट? सीमांचल की जनता मुतालबा कर रही है कि पटना हाईकोर्ट के एक बेंच को यहां पर खोला जाए, क्योंकि यहां की जनता पूर्णिया से निकलकर 350-400 किलोमीटर का सफर नहीं कर पाती। जलालगढ़ से किशनगंज तक नई रेल की लाइन डालनी चाहिए, कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन खोलना चाहिए। आप बताइए कि आलू की कीमत नहीं मिलती, 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलती है। मकाई की अभी भी उसका एमएसपी का ऐलान नहीं किया गया है, मगर चाहे बीजेपी हो या गठबंधन हो, जब अमित शाह आए तो कहा कि बीजेपी के नेता कहना शुरू कर दे कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। कहां घुसपैठी है? ये सरजमीन तो हमेशा उन गयूर भारत के शहरियों की रही है, जिन्हें फख्र है कि वो भारत के शहरी हैं। दूर दूर तक कोई घुसपैठी नहीं, अगर है तो फिर आप निकाल कर फेंकिए, मगर पूरे इस इलाके को बदनाम करना, यहां के लोगों को बदनाम करना, ये बीजेपी की साजिश रही है। गठबंधन का जलसा हुआ, जनसभा हुई तो सबने मिलकर गाली हमको दी, पेट भर भर कर गाली दी। ऐसा नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने हमको गाली दी, ऐसा लग रहा था कि रात में इनको नींद नहीं आती जब तक ओवैसी को गाली नहीं दे देते। आप गाली दीजिए जरूर, आप गाली दीजिए जरूर, क्योंकि शायद आपकी मानसिकता वही है कि गाली देना आपकी सोच होगी, मगर याद रखिए तुम्हारे गाली देने से सीमांचल की लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जितनी गाली देंगे उतनी शिद्दत से अख्तरुल ईमान आगे बढ़ेगा सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि गाली पे गाली हमको देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मजलिस मुसलमान की पार्टी है? तो फिर आप क्या कुशवाहों के और कुर्मियों के लीडर हैं? क्योंकि आप खुद वही हैं। मगर मुसलमान की पार्टी नीतीश कुमार भारत की लोकतंत्र में, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में मुझे हर कमजोर और मजलूम के लिए लड़ने का हासिल है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सीमांचल का दबा हुआ और कुचला हुआ इंसान हो। आपके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और आपने कई मर्तबा अब बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को छोड़ा, सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, पहले आप बताइए कि आप क्या हैं। आज सब लोग सीमांचल को जब आते हैं तो चुनाव के वक्त आकर बड़े दिल फरेब बातें की जाती हैं, ख्वाब दिखाया जाता है, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर नतीजा ही निकलता है कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कहां गया वो तेजस्वी यादव? कहा था उसने कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। बनाइए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते आप? हमने भारत की पार्लियामेंट, लोकसभा में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमने प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर डाला कि आर्टिकल 371 के तहत हमने इस बात का बिल डाला कि सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, क्योंकि यहां के राजनेता बैठकर तय करेंगे कि यहां का पैसा कहां पर खर्चा किया जाएगा।
मगर आप उस पर वादा तो कर दिए, चुनाव में हमको गाली देकर वोट तो ले लिए, मगर आज सीमांचल आपको याद नहीं आता। और फिर अब हम मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हम मीडिया के लोगों को ही बता चुके हैं, आपको ही बता रहे हैं। हम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिससे ज्यादा दिल्ली के बादशाह सलामत बनकर बैठे हैं अभी, हम उनको भी बता रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बात जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। अगर कोई समझ रहा है कि पटना से निकलकर चले जाएगा तो पटना से जाओ, मगर तुमको सत्ता नहीं मिलेगी। सीमांचल की जनता से इंसाफ जो करेगा उसी को इख्तिदार पर बैठने का मौका मिलेगा। जो सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं करेगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इतने बरस गुजर चुके हैं, आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। हमारा इस्तेसाल को खत्म करिए, आपकी तकलीफ को खत्म करिए। अपने बच्चों के लिए स्कूल, अपनी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, हमारे किसानों के लिए उनकी जो भी उन्होंने बना रहे हैं, क्रॉप लेकर आ रहे हैं, उसका उनको रेट मिले। करप्शन इतना बढ़ चुका है सीमांचल में कि आवास योजना के लिए रेट रख दिया गया, 7,000 रुपये से 12,000 रुपये दो तो आवास योजना में घर मिलेगा। रजिस्ट्री कराओ, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। ये कब तक करप्शन और भ्रष्टाचार चलेगा? इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको फैसला लेना है कि अच्छा फैसला लीजिए। मजलिस आपके दरमियान में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपकी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है। कैसे आएगा बैंक? ये बैंक एटीएम उस वक्त आएगा जब आप किसी के वोट बैंक नहीं बनेंगे। आपको आकर बोला जाएगा ओवैसी है, काटने को आया है, मोदी जी आकर बोलेंगे घुसपैठी घुस रहे हैं, और आप लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। जब तक आप खुद फैसला नहीं ले लेंगे, उस वक्त तक आपके पास ना पुल बनेगा, ना यहां पर जमीन जो कट जाती है हजारों एकड़, हर बारिश सैलाब आता है। बताइए भारत में कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर लोग 3-3 महीने साल में रोड पर जिंदगी गुजारते हैं? ये इंसान है भाई, कोई जानवर नहीं है। मगर किसी को फिक्र नहीं है, सब समझते हैं कि हाँ 3 महीने रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों का जिक्र करने के लिए अख्तरुल ईमान और बिहार प्रदेश ने सीमांचल के इंसाफ के लिए इस यात्रा का आगाज किया, और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है जारी रहेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, अख्तर भाई ने अभी याद दिलाया हमको, हमने ये फैसला लिया है कि अगर एक रीजनेबल टाइम में भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजद पार्टी सीमांचल में पुलों की तामीर नहीं शुरू करेगी, सीमांचल की जो जमीन कटती है उसके रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं करेगी, किसानों को उनकी मेहनत का कीमत नहीं मिलेगा, तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम मजलिस के अरकान के साथ और सीमांचल की जनता से अपील करके सीमांचल की जनता के साथ नेशनल हाईवे पे हम चक्का जाम कर देंगे। हम जानते हैं कि चिकन हेड है, चक्का जाम जब होगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार पर होगी। आप हमको मजबूर मत करो चक्का जाम करने के लिए। हम जो कुछ पूछ रहे हैं वो इंसानों की जरूरत है, वो सीमांचल के इंसान